मेरे कंधा बैठ, गाँव में घुमा कर लाऊं, का अच्छा दिख लो का ना दिख लो, चलो का सरकार ने करो है। ये सरकार सिर्फ बयानबाजी कर सकती है, सिर्फ बयानबाजी कर सकती है। निकम्मी सरकार है, खोखली सरकार है। सिर्फ और सिर्फ किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों को शोषण कर सकती है। अधिकार छीन सकती है, शिक्षा को वंचित कर सकती है, ताकि किसी का बच्चा पढ़े ना, मजदूर का बच्चा मजदूरी करे, किसान का बच्चा किसानी करे, पढ़ लिख के कोई बाबू न बजाए। 2 साल से क्लास इसका शिक्षा का जो बंटाधार और कर दिया है। कह दीजिए, आप बता दीजिए जाके महाराज जी को। आपका जीवन मस्त में चल रहा है ना? अरे कहाँ मस्त में चल रहा है, देखिए लत्ता भी देख रहे कैसे कैसे पैदा गए। सावन को भी लत्ते उड़ा रहे पैसा, बच्चे घर में बैठे हैं, क्या करें बताओ। स्कूल की फीस आया हर महीना जमा करो, कहाँ जमा करें। किराएदार घर में भूखे मर रहे हैं अपने घर में, तो कैसी मानो चमवाल का हाथ जोड़े, कहीं भैया के हाथ जोड़े, जाकर चाचा ताऊ का हाथ जोड़े, ये भैया दीजिए 1500 दे देंगे। क्या हाल है? हमारा सही हाल है, बताओ। अभी तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। बोल दिए, अब तो क्या बोलना। भाजपा को वोट दिए, रोड पे खड़े हैं, भीख मांगे डोल रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हैं। आज बच्चे भैया कुछ भी ना कर रहे, बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार ये ऐसी आ गई, कुछ भी काम वाम सब सारे बंद हो गए। महंगाई इतनी बढ़ा दी, कुछ हो ही ना रहा। और वो बच्चे नौकरी ना करे, कुछ भी ना, जी ठाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये महंगाई बढ़ गई, इस कारण से समस्याएं आगे क्या? अब महंगाई बढ़ गई, कुछ भी ना, सब इन सरकार बेकार है, तो इस कुछ नहीं की। जो हमें मिलना चाहिए हमारा हक नहीं मिल पाता, और हम परेशान हो के धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसान बैठे हैं धरना पे, कोई सुनने वाला नहीं। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का जीएलसीसी न्यूज़ में। आज हम आ पहुंचे हैं बहलोलपुर गांव में, जो गौतम बुद्ध जनपद के ही इस हिस्से में पड़ता है। एक कहावत प्रचलित है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहावत प्रचलित है कि 80 वर्षों के हड्डी में वो जागा जोश पुराना था। 80 वर्षों के हड्डी में वो जागा जोश पुराना था। सब कहते थे उनको, सब कहते थे उनको, वो बड़ा वीर मर्दाना था। हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह की। और कुछ उसी प्रकार हमारे साथ एक बुजुर्ग, करीब 80 से 82 वर्ष इनका हो रहा है। हम आज का कार्यक्रम का शुरुआत इन्हीं से करेंगे। मुझे इनको देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे वीर कुंवर सिंह जी को कहा जाता था। तो बाबा, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या हुआ? खूबी। 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 आप अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। चलो, गांव के बारे में तो यूँ है जी, जब से हमने चुने संसद MLA, जब से गांव में बूझना आना है राज्य की ने खुशी की। नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। गांव की खूबसूरती, गांव आपका कहाँ है, गांव कैसा है, कितने लोग रहते हैं, आपके गांव का सकारात्मक चीज़ों को बताइए पहले। अच्छा। तो गांव में तो करीबन जनसंख्या तो होगी, मेरे विचार से वोट ही 5000 करीब हो रही हैं। वोटिंग और बाकी और बालक नन्हे रह गए अलग। हाँ, इसकी तो जनगणना मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों सब कहाँ हो पाएगी। तो आप अपने जवानी में पहलवान थे क्या? हाँ, करी थी, थोड़ी बहुत लंगोटी बांध लेते थे। भाग ले लिया करते थे? हाँ, भाग ले रहे पहलवानी करी खूब, ज़्यादा तो ना पर थोड़ी करी। तो मतलब कहने को समस्या यही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बहलोलपुर गांव है, इस गांव के अधिकतर जनसंख्या एक पहलवान है। लोगों में पहलवानी का शौक़ बचपन से ही है और यहाँ लगभग लोग पहलवान ही हैं। तो हमारे साथ हैं इस गांव के प्रधान जी। प्रधान जी नमस्कार जी। आप इस गांव के प्रधान हैं, करीब 10 सालों से आप प्रधानी कर रहे हैं और आपके परिवार से करीब 21 सालों से प्रधानी हो रही है इस पंचायत की। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। हमारा कार्यक्रम का नाम है बातें अधिकार की। हम अधिकार की बातें करते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रधान जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप पिछले 10 सालों से इस गांव
को नेतृत्व दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप इस गांव के असल मुद्दे क्या रहे हैं और किन पर आपने काम किया है? हम लोग करीब 21 साल से यहाँ प्रधान हैं। 10 साल हमारे चाचा ने प्रधानी करी और 11 साल हमको हो गए। तो गांव में काफ़ी समस्या हमने ख़त्म करी है, जैसे कि स्कूल की। गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से बनवाया है। दूसरी समस्या हमारी जो कन्या इंटर कॉलेज की है वो भी हमने अथॉरिटी से, नोएडा अथॉरिटी से तकरीबन 6 बीघे ज़मीन सेक्टर 63 में ली हुई है, जो कि अभी नहीं बना है, जिस पे अथॉरिटी हमको गुमराह कर रही है अभी तक। और गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी की है, सीवर की है, जो लोग अभी यहाँ परेशान हैं, जिस पे अथॉरिटी काम नहीं कर रही है। ऐसे ही कुछ और समस्याएं हैं, नाली खरंजे की। तो कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं ख़त्म हो भी गई हैं। तो हम लोगों ने भी काफ़ी अथॉरिटी से काम कराया है। शमशान गांव बहलोलपुर में बहुत अच्छा शमशान बनवाया गया है, क्योंकि शमशान की बहुत समस्या थी, शमशान घाट की। जो तो ये श्मशान घाट जो अंतिम संस्कार लोगों को दिया जाता है, ये योगी जी के फंड से बना है क्या? नहीं, ये योगी जी के फंड से नहीं बना, ये अथॉरिटी से ही हमने बनवाया है और गांव वालों के सहयोग से बनवाया है। तो योगी सरकार ने तो गांव-गांव में श्मशान घाट बनवाने की बात कही थी। नहीं, ये जो योगी जी ने गांव-गांव में शमशान घाट बनवाने की बात कही थी, ये फर्जी है। ये कहीं तक फर्जी है, और एक जगह बनवाया भी था, तो जो आपने पूरे प्रदेश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, जैसे ही शमशान घाट बन के तैयार नहीं हुआ, उससे पहले ही वहाँ गिर गए और वहाँ मौतें भी हुई। ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। उसमें जो लोग मरे हैं वो पूरे भारतवर्ष ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का प्रधान का यह कहना है कि जो वर्तमान की सरकार है उसकी कथनी और करनी में एक फ़र्क है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, या तो नाली की हो, गली की हो, खड़ंजी की हो, पेयजल की हो, या फिर और भी कुछ। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक चौपाल नुमा एक ये यहाँ वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ लोग खाट बिछी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग हुक्के और छाछ का आनंद भी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गांव में, बहलोलपुर गांव की हम बात करें तो इस गांव में आज भी वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो जो एक अंदरूनी ताकत जो होती है गांव का, जो एक जो आबो हवा होता है गांव का, वो आज भी इस गांव में मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसीलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि ये जो गांव है नोएडा प्राधिकरण और गौतम बुद्ध नगर के काफ़ी करीब है, नोएडा के काफ़ी करीब है ये। और शहरीकरण होने के बावजूद ये गांव ने अपना संस्कृति और सभ्यता बचा रखा है। और मैं एक बात और भी मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि इस पूरे जनपद में या फिर नोएडा के आसपास के गांव की हम बात कर लें तो बहलोलपुर ही हमें एक ऐसा गांव दिखा जहां लोग बात करने के लिए तत्पर दिखे, लोग अपने समस्याओं को उजागर करने के लिए तत्पर दिखे। लोगों को यह लगता है कि हमारे बीच में कोई आए, हमारी बातों को सुने, और लोग आगे आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गांव का ये सबसे बड़ा सकारात्मकता है। हमारे बीच में भाई साहब हैं, आपका हम नाम जानना चाहेंगे। रामवीर। तो रामवीर जी, नाम तो आपने बहुत ही अच्छा रखा है, और रामवीर नाम है आपका। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश के, राम राज्य की बात करते हैं, तो क्या रामवीर जी को लगता है कि प्रदेश में राम राज्य है? कुछ भी नहीं है। राम राज्य कहाँ है? काम ही नहीं है, कोई सब काम बंद हुए पड़े हैं, सारे बंद पड़े हैं। तो कैसे क्या काम चल रहा है? कोई भी काम नहीं चल रहा। कुछ नहीं, तो फिर घर बैठे हैं क्या? हाँ, घर बैठे हैं, कोई काम, कोई रोजगार नहीं। तो कोई रोजगार नहीं, घर बैठे हैं लोग।
सरकार से गुहार है कि लोगों को कार्य दिया जाए, काम दिया जाए, और राम राज्य की बात रामवीर जी तो नकार दिया। हम और भी कुछ बातें इस सभा में रखना चाहते हैं। नोएडा प्राधिकरण बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन देखी गई इस गांव में? नोएडा बनने से पहले का ये बहलोलपुर और नोएडा बन जाने के बाद का बहलोलपुर, हम इस पे भी बात करेंगे। बहुत दुख की बात है, किसी से किसी का ज़मीन छीन लिया जाए, किसी से उसका जो खानदानी पेशा है, खेती बाड़ी, गौ पालन, या फिर हम कहते हैं कि भाई खेती बाड़ी को अगर छीन लिया जाए तो किसान नहीं रह जाता। और इन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि नोएडा बन जाने के बाद इनकी जो खेत खलिहान थी वो छीन लिए गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कितने खेत थे, आप अपने खेतों में कौन सी फसल करते थे, कितने भैंसे थे, कितने गायें थीं, और आज क्या है? आज तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी 5% की ज़मीन है वो भी नहीं दे पाए, 64% मुआवजा वो भी नहीं दे पाए। ये अथॉरिटी क्या कर रही है, इसके बावजूद हम क्या कह सकते हैं? जो हमें मिलना चाहिए हमारा हक नहीं मिल पाता, और हम परेशान हो के धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसान बैठे हैं धरना पे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मतलब आज से वो दौर ही अच्छा था, मतलब जब नोएडा बनने से पहले वाला ही बहलोलपुर अच्छा था। अच्छा था क्योंकि अपने ज़मीर से हम जी रहे थे, अपने वजूद से हम जी रहे थे। तो भैंस पालन कर रहे थे, गाय पालन कर रहे थे, अपने खेत खलिहान में अपना उपजाऊ ज़मीन कर रहे थे, तो पहले अच्छा था। नहीं, अब तो भाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, बड़े बड़े लोग आने लगे हैं और किराए मिलने लगे हैं। अब तो एक से एक लोग जानने लगे हैं इस जगह को। अभी लोग नहीं दे पाते। ये जो लॉकडाउन चला है, जब से लोगों पर किराया भी नहीं बन पाया, उन्हें भी मजबूरी में इसलिए रख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है तो उनको रख लें एक बार। बल्कि वो भी किराया नहीं दे पा रहे तो काम चलेगा कहाँ से? उनकी मदद खुद उल्टी करनी पड़ रही है कि इस विषय में कि चलो गरीब गुरबा आदमी है तो उनकी चलो मदद करो, कुछ ना कुछ। गांव समाज मिलकर उनकी मदद कर रहा है। मतलब गांव और समाज मिलके किराएदारों की भी मदद की जाती है, जो यहाँ आने के बाद वो सही से अपना पालन पोषण नहीं कर पाते। उनके लिए भी इन गांव वालों ने ये मदद करने का बीड़ा उठाया है और करते हैं। हमारे साथ गांव के ही कुछ और भी लोग हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम, आपका उम्र क्या है और आपके असल मुद्दे क्या हैं? मेरा नाम हरपाल सिंह यादव है। बहलोलपुर गांव है हमारा जी। और ये है। तो आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं आज? बच्चे भैया कुछ भी ना कर रहे, बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार ये ऐसी आ गई, कुछ भी काम वाम सब सारे बंद हो गए। महंगाई इतनी बढ़ा दी, कुछ हो ही ना रहा। और वो बच्चे नौकरी ना करें, कुछ भी ना, जी ठाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये महंगाई बढ़ गई, इस कारण से समस्याएं आगे क्या? अब महंगाई बढ़ गई, कुछ भी ना, सब इन सरकार बेकार है, तो इस कुछ नहीं किया। और नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते सरकार बेकार है और क्या है? मतलब सरकार कुछ नहीं करती क्या? सरकार करे तो और न कराओगे, इतना तो कुछ ना करा। इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई यहाँ देखना आ रहा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद। और महंगाई इतनी बढ़ गई, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं सुनाना चाहता हूँ। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, 2 साल से फीस बराबर जा रही है। स्कूल खुल नहीं रहे तो फीस बराबर क्यों जा रही है? इस चीज़ का मुद्दा है चीज़ कि फीस बच्चों की बराबर क्यों जा रही है। उस पर कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो उनकी फीस बराबर क्यों जा रही है? आपके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं या फिर सरकारी में? नहीं जाते तो प्राइवेट में है। और लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, लॉकडाउन में कोई पढ़ाई नहीं हुई और फीस बराबर गई है। आज तक भी फीस बराबर जा रही है। और नहीं, अगर बच्चे अगर फीस नहीं दोगे तो वो फेल कर देते हैं, नाम काट देते हैं। अगर फीस नहीं मिलता तो नाम काट देते हैं। नाम काट देते हैं। तो इस चीज़ का क्या मुद्दा है? जब स्कूल नहीं जा रहे बच्चे तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। सपोज करो कि तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, कभी होती है कभी नहीं होती, तो फीस उनकी तो कम से कम होनी चाहिए।
बात सही है, बात तो पते की है। आपका क्या हाल है? हमारा सही हाल है। बताओ। अभी तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। बोल दिया, अब तो क्या बोलना। भाजपा को वोट दिए, रोड पे खड़े हैं, भीख मांगे डोल रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हैं। अपना पहले परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम मस्तराम है। क्या मिलना मस्तराम, आपका जीवन मस्त में चल रहा है ना? अरे कहाँ मस्त में चल रहा है, देखिए लत्ता भी देख रहे कैसे कैसे पैदा गए। सावन को भी लत्ते उड़ा रहे पैसा, बच्चे घर में बैठे हैं, क्या करें बताओ। स्कूल की फीस आया हर महीना जमा करो, कहाँ जमा करें। किराएदार घर में भूखे मर रहे हैं अपने घर में, तो कैसे मानो तंगवाल का हाथ जोड़े, कहीं भैया के हाथ जोड़े, जाकर चाचा ताऊ का हाथ जोड़े, ये भैया दीजिए 1500 दे देंगे। नहीं, कुछ तो अच्छा जरूर होगा भाई। सब कुछ खराब है मैं नहीं मान सकता, कुछ तो जरूर अच्छा होगा इस गांव में। खाली समस्याएं हैं क्या? मैं कंधा बैठ घुमा कर लाऊंगा, मैं कंधा बैठ गाँव में घुमा कर लाऊंगा, का अच्छा दिख लो का ना दिख लो। चलो का सरकार ने करो है। कभी विधायक गांव में आया हो घूमने की, कौन मरो है कौन जिंदा है, कभी देखना आया हो, ये बताओ। लॉकडाउन में कोई नहीं मिलने आया अभी तक? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं मिलने आता? कोई नहीं आया। तो वोट मांगने तो आते हैं? कोई नहीं आता वोट मांगने, ऐसे वोट मांगने भाग चले आमे। तो पंकज सिंह जी हैं, गृह मंत्री के बेटे हुए वो, तो क्या अभी तक वो एक बार भी आपके गांव नहीं पहुंचे? नहीं आए अभी तक। एक बार ना गांव में घूम कर रोड पे घूम कर गए हों, बहलोलपुर में या CRC में कहीं जाकर देखा भाई कोई परेशानी आदमी, अभी तक एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आए। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कुछ भी संदेश ना दे रहे भैया, जैसा चल रहा है ऐसे चलेगा प्रोग्राम। मुखिया जी, प्रधान जी, आपके विधायक पंकज सिंह जी बहुत मतलब भारत के गृह मंत्री के बेटे हुए वो, हाँ, आप बहलोलपुर पंचायत, मतलब आप इस पंचायत के प्रधान होने के नाते आप अपने विधायक जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हमारी बात अगर पंकज सिंह जी सुन रहे हैं तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए 5 साल होने को जा रहे हैं, हमारे विधायक जी आज तक हमारे गांव बहलोलपुर में हमारी शुद्ध खबर लेने नहीं आए। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे विधायक को यहाँ नहीं रखना चाहिए। हम जनता से भी ये अपील करेंगे कि ऐसे विधायक को चुनें जो विधायक जनता के बीच में रहे और जनता का काम करे, जनता के दुख दर्द को समझे। हमारे गांव में लॉकडाउन के समय में करीब 20,000 आदमी रहते थे किराएदार, जो कि पूरे गांव ने सहयोग करके 2 महीने बराबर रसोई चलाई और उन लोगों का पेट भरा, यानी खाने पीने का उनका समाधान किया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ फार्म भरे गए, हमारे ही यहाँ प्रधान के यहीं फार्म भरे गए लाइन लगा के, और उन फार्मों पे तकरीबन 133 पैकेज हो, 133 लोगों को राशन मिला। मतलब लॉकडाउन की समस्या जब उत्पन्न हुई थी, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, कि यहाँ के किराएदारों को भूखे पेट ना सोना पड़े, इसके लिए ग्रामवासियों ने प्रधान जी ने मतलब ऐसा व्यवस्था किया कि लोग यहाँ भूखे ना सोएं, लोगों को प्रॉपर खाना मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात है। बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आपने ऐसा व्यवस्था किया था। हम चाचा जी के पास चलते हैं। देखिए अपने कंधे पे गमछा लगा रखे हैं और कुर्ते वाले पोशाक में हैं। अभी तो आपने बहुत ही बढ़िया सा ठंडे छाछ पिलाया, उसमें नमक और मिर्च डाल के। कितने भैंसे हैं? 2 भैंसें। 2 भैंसे? कौन सी नस्ल की है? नस्ल पर मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की 2 भैंसे रखे हैं आपने। तो क्या 2 से अधिक रखने में क्या दिक्कत है? 2 ही क्यों? हाँ, क्योंकि ये सरकार जो है, वर्तमान की सरकार पशुपालन को बढ़ावा देना चाहती है। तो क्यों नहीं आप लोग सरकार का सहयोग लेकर इसको और बढ़ावा दे रहे हैं? टैक्स लगा देंगे, ये टैक्स लगाना चाहते हैं। ये ज़्यादा भैंस रखोगे तो ज़्यादा भैंस रखो तो टैक्स लगा देते हैं। हाँ, तो क्या आप क्या चाहते हैं? सरकार आपके लिए, आप जैसे किसानों के लिए, आप जैसे पशुपालकों के लिए क्या वो बंदोबस्त करे, क्या व्यवस्था करे जिससे आप लोग 2 से 6 भैंसों की ओर बढ़ जाएं? हाँ,
क्योंकि खेती तो आप लोग को छीन गई है ना, कि अब तो खेत बचे नहीं, तो भाई भैंस पाल लें, गौ पालन कर लें, अब वो भी नहीं हो पा रहा। क्या समस्याएं? तो टैक्स ना लगा तो हम भैंस और बढ़ा देंगे। तो टैक्स ना अगर सरकार अगर टैक्स को माफ़ कर दे तो किसान, बहलोलपुर के किसान तैयार हैं अपने भैंसों की संख्या बढ़ाने को लेकर, गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए बहलोलपुर के किसान तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग गौ पालन, सरकार तो कहती है कि गौ पालकों को हम सब्सिडी देंगे और वो इसमें अपने गाँव की संख्या, भैंसों की संख्या बढ़ाने में हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन सब्सिडी मिली आपको? कहने से क्या होता है, धरातल पे काम होना चाहिए ना। आप यहाँ देखें, सब किसान बैठे हैं, किसके पास क्या है, किसको सब्सिडी मिली है और किसको गौशाला मिली है, या किसको गांव के पास में किसी का कोई प्रमाण पत्र मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, या डॉक्टर ने आकर चेक किया, एक भी बताएं ना। कहने से कुछ नहीं होता है। ये सरकार सिर्फ बयानबाजी कर सकती है, सिर्फ बयानबाजी कर सकती है। निकम्मी सरकार है, खोखली सरकार है। सिर्फ और सिर्फ किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों को शोषण कर सकती है, अधिकार छीन सकती है, शिक्षा को वंचित कर सकती है, ताकि किसी का बच्चा पढ़े ना, मजदूर का बच्चा मजदूरी करे, किसान का बच्चा किसानी करे, पढ़ लिख के कोई बाबू न बन जाए। 2 साल से क्लास इसका शिक्षा का जो बंटाधार और कर दिया है। कह दीजिए, आप बता दीजिए जाके महाराज जी को कि वो शिक्षा का बंटाधार कर दिया है, शिक्षा को बिल्कुल बेकार कर दिया है। मजदूरों को पहली मजदूरी नहीं थी और भी बेकार कर दी। मजदूर के बच्चे कहीं के नहीं रहे। और जो कहते हैं ना ऑनलाइन शिक्षा, आप सर्वे कराइए, महाराज जी से पूछिए कि कितने फ़ोन दे रखे हैं आपने, कितनी आपने वो सुविधा दे रखी है। एक मजदूर का बच्चा जिसके पास एक छोटा सा फ़ोन है, कैसे वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है? कहाँ से किताब आएंगी? वो फ़ोन लेके वहाँ जाएगा, अपनी कंपनी में काम करेगा, बच्चे को फ़ोन दे के जाएगा, पर छोटे से बच्चों को क्या पता है कैसे ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है? वो कैसे पढ़ेगा, कैसे, उसे क्या पता क्या सिलेबस होता है? महाराज जी कह दिए धरातल पर काम करें। 4.5 साल हो गए, उसके बाद में अपने आप को कुछ तो कम से कम ऐसा कराएं कि लोगों के बीच में जा सकें। हमने किया। धरातल पर काम करने की बात हो रही है, महाराज जी को हमारे द्वारा बताने की बात चल रही है कि आप जाके बता दो कि महाराज धरातल पर उतर के काम करें। चलिए, आपके हाथ में क्या है? ये जरूरी दस्तावेज हैं, कुछ प्राइवेट दस्तावेज हैं, कुछ कागज़ होते हैं घरेलू, ना क्या मतलब है? घरेलू कागज़ हैं। चलिए, किसानों को, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार, जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, वो 2,000 रुपये पूरे साल में कुल मिलाकर देखा है तो 6,000 रुपये देने की बात कही जा रही है और किसानों के खाते में आए भी हैं। आपके खाते में आए हैं? हम पे ज़मीन नहीं है तो कहाँ से आएंगे? ज़मीन छीन ली पहले ही, कहाँ से आएंगे खाते में? ज़मीन बच्चे 3-3 साल हो गई लॉकडाउन में, ऐसे भूखे प्यासे डोलना पड़ भी ना रहे, कहाँ से? जिस जाई सरकार में हो रहा है ऐसो हैं। 3 साल हो गए बच्चे ऐसे घूमे पागल की तरह, फीस पूरी देवे जी, कहाँ से आ रही है कानून? कोरोना काल में आपके अकाउंट में पैसे आए? जनधन के अकाउंट में पैसे आए थे क्या? नहीं, मेरे भी नहीं आए। तो सरकार ने तो बोला था कि 500 रुपये प्रति महीने पैसे दे रहे हैं। तो दे रहे होंगे जिसको दिए, मगर हम लोगों को तो नहीं आए यहाँ। राशन मिले थे आप लोगों को? राशन मिलो। कितने, क्या मिला था? राशन में खाली गेहूँ मिले और चावल मिले। गेहूं और चावल बस। तो गेहूं चावल से काम चल जा रहा था? सब्जी कहाँ से आओगी तुम बताओ हैं? गेहूँ चावल खा गई सो जावे भूखे। गेहूँ मिल जाते, चावल मिल जाते। कि यूँ उबाल के ऐसे पी जाएगा हैं? कुछ तो बनाया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा। हाँ भाई, कोरोना काल में तो और अच्छा खाने की बात की जा रही थी, पौष्टिक खाओ, अच्छा खाओ। कुछ भी ना मिलो, कहाँ मिलो? कोरोना में चावल आते बटने, किसी को मिल जाते, किसी को ना मिलते। या तो गाँव भूखो घूम, तो किराएदार आते भूखे मर रहे। गाँव वाले ने फिर भी हमारे बीच में एक और हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि चाचा जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? 70। तो आप, जो सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन योजना की बात की जाती है या फिर जो व्यवस्था किया गया है, उसके पैसे, उसके पेंशन आपको मिले या आपने लेने का प्रयास ही नहीं किया? बंद कर दें। सपा में मिले करे, अब नहीं मिलती। अब नहीं मिल रहे हैं ना, खत्म कर दी इनने तो। योगी ने आके खत्म कर दियो। हमारे गांव में किसी को नहीं मिलती, सब बेचारे इनकी खत्म हो गई। पहले मिले रही, पहले मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। आप लोग सही बता रहे हैं ना कि मतलब
ये यादवों की गांव है तो मतलब इस कारण से हम ये जो समाजवादी पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सातों जाति इनका गांव है, गांव सातों जाति इनका, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है यादव, ऐसा नहीं है ना कि मतलब यादव का गांव है तो हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा झूठे जुमलेबाज लोगों की सरकार है। ये कहते थे किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान आज भूखा मर रहा है रोड पे, पूरे चारों सीजन बैठा हुआ है, धूप में, सर्दी में, बरसात में, अभी भी बैठा हुआ है। तीनों कानून, काले कानूनों को ये हटा नहीं रहे हैं, किसान परेशान है। जो सिलेंडर 400 रुपये 410 का आता था वो आज 920 रुपये का है, डबल का कर दिया। ये जो फ्री देने की बात करते हैं, ये 200 रुपये का राशन तो फ्री देते हैं, उसे उबालेंगे काय पर, खाएंगे किसे? उसको जलाने को, उसे बनाने के लिए भी तो गैस चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल यादव सिकंदर है। राहुल यादव सिकंदर, 3 नाम ले रखा है आपने। हाँ जी। चलिए, तो राहुल जी आपको तो राशन की ज़रूरत नहीं लगती है? सुनो, राशन की ज़रूरत मुझे नहीं है तो बहुत लोगों को है राशन की ज़रूरत। ये हमारे बहलोलपुर गांव में हमने कोरोना काल में खुद गांव वालों से पैसे इकट्ठे करके लोगों को खाना खिलाया है। जो फैक्ट्री बंद हो गई, लाखों लोग किराए पर रह रहे हैं, वो सारी जनता भूखी प्यासी रही। ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे लोग हैं। हम लोगों ने व्यवस्था की सरकार की तरफ से, या गाँव बहलोलपुर गाँव में कुछ नहीं मिला। चलो, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने कि भाई जो यहाँ आसपास के लोग थे, जो आपके गांव में आके बसे थे, आपके गांव में रहने आए थे, उन्हें भूखा नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। हम बहलोलपुर की जनता को इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। और बार बार जो वर्तमान की सरकार है उनका ये दावा करना होता है कि जो सपा की सरकार थी, मतलब जब अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उस समय जंगल राज था, मतलब यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत अधिक था। लेकिन जब महाराज जी के आने के बाद ही आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। आप लोगों को ऐसा लगता है? झूठी बात है। कोई जो पहले से चल रहा हो चलते वही चल रहा हो, और ज़्यादा बढ़ो घटना, बलात्कार भी बढ़े हैं, चोरी भी बढ़ी है, और लूट मार भी बढ़ी है। कोई सुविधा नहीं है। योगी जी की सरकार में कोई सुविधा नहीं है। योगी की सरकार में कोई सुविधा नहीं है। क्या बता रहे थे आप? जंगल राज आज ना चल लो, उन्नाव उठा लो, उन्नाव की बेटी ले लो, रेप आज ना हो रहे। आज जो बॉडी बच्ची की घर वाले ने ना दी जा रही, ये कौन सा राज है? लेकिन वो तो बता रहे हैं कि महिलाएं भी सुरक्षित हैं। वो अगर सुरक्षित ही तो है, जिनकी बॉडी भी जो है बेटी की घर वालों ने ना दी, रात को फूंक रहे। हाथरस कांड हुआ है, उसमें जो बेटी है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी बॉडी भी उसके घर वाले ने ना दी गई। ये कौन सा राज चल रहा? ये जंगल राज है? कौन सा राज है? जंगल राज सच में है? जंगल राज है, बिल्कुल झूठी सरकार है, ये सब झूठ बोलते हैं। और वो तो बता रहे हैं कि अपराधियों को बुला लो और जिसको दंगे करवाने करवा लो, मैं देखता हूँ। हम अपराधी थोड़ी हैं, अपराधी। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी की सरकार जो है वो कहती है जिसे दंगे करवानी है, जिसे मतलब सामने आना है आ जाओ। अगर कोई है सच में गुंडा, सच में है, वो आ जाओ सामने। वो तो ऐसे बुला रहे होंगे। वो तो हमारे गांव में तो उन्होंने कुछ छोड़ा ना, राशन कार्ड भी गांव के कैंसिल करा दिए सारे, तो राशन ना मिलता। हम तो अपनी सुविधाएं देखेंगे। खत्म कर दी, प्रधानी भी खत्म कर दी यहाँ की। यहाँ कोई किसी आदमी की समस्या हो तो प्रधान के पास पहुँच जाते हैं सभी। और किसी किराएदारों से बिजली बिल वो मत लो, किराया मत लो, बिजली का बिल माफ़ कर देते कि हमारा भी तो बिजली का बिल जाता है। बच्चों की 1 महीने की फीस माफ़ करवा देते। हाँ जी, बात तो सही है कि करोड़ का पैकेज आया, हमारे लिए क्या है उसमें? आम आदमी के लिए क्या था? 20 लाख करोड़ का पैकेज सुना था, 20 लाख करोड़ आए, लेकिन है कहाँ पे वो 20 लाख करोड़? 90 रुपये लीटर डीजल है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। आम आदमी करे क्या? 900 रुपये की गैस है। डीजल और पेट्रोल का जो दाम है 100 रुपये नहीं, 102 रुपये। हाँ, अब पेट्रोल पंप पे जाओ तो वो पावर वाले तेल दे देते हैं और बोलते हैं कि 2 नहीं, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, हम कुछ युवाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? दीपक यादव। हाँ जी, दीपक यादव। दीपक यादव जी, आप क्या करते हैं? जी घर पे बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई युवाओं के लिए कोई मतलब ड्यूटी नहीं है, जॉब नहीं है। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? बीबीए कर रखे है। बीबीए कर रखा है, मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस को चलाने वाला पढ़ाई कर रखा है आपने। जी। और आपके पास कोई बिजनेस नहीं है? बिजनेस कहाँ से होगा जब कोई काम ही नहीं है, बिजनेस कहाँ से करें?
देख सकते हैं कि प्रोफेशनल्स पढ़ाई, जो वोकेशनल्स पढ़ाई है, वोकेशनल स्टडीज़ है, जो रोज़गारप्रद पढ़ाई है, यहाँ के युवा कुछ ऐसा पढ़ाई कर रखा है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा संसाधन है, साधन है कि वो कुछ शुरू कर पाएँ। आपका नाम क्या हुआ? कुलदीप यादव। कुलदीप जी, आपका नाम? बबलू यादव। पप्पू, बबलू यादव। आर्य यादव। आर्या यादव। तो आप, मैं तीनों से यह जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BA थर्ड ईयर है। कौन सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश और इसमें चलो, इंग्लिश से पढ़ाई कर रहे हैं आप। आपका नाम? आपका? बबलू यादव जी। बबलू यादव जी, बताइए कि आपकी पढ़ाई क्या चल रही है? BA थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी की पढ़ाई। आपका? आर्य यादव। नहीं, पढ़ाई 11th क्लास में हूँ। क्या करना है आगे चल के? आगे चल के अपना कोई बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस? आगे कुछ भी अपना काम संभालेंगे। अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया कि यहाँ के युवाओं की दूरदर्शिता को देखा जा सकता है। और मैं एक चीज़ और आपके बीच में रखना चाहूँगा कि जैसे एक नीति आई थी, एक योजना आई थी यूपी सरकार की कि एक मतलब जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी जनपद हैं, हर जनपद का अपना एक स्पेशलाइजेशन होगा, अपना एक बिंदु होगा जिस पे वो काम करेगी। जैसे इस गौतम बुद्ध नगर में जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं ना, जो बना बनाया कपड़ा होता है, उसमें इसको स्पेशलाइजेशन मिला था। कन्नौर की बात कर लें तो वहाँ इत्तर की का जो ये है ना, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ज़िलों में ऐसा व्यवस्था किया गया था। तो ये रेडीमेड्स गारमेंट वाला जो फैक्ट्री है, क्या आपके आसपास में कहीं दिखते हैं? ये जो रेडीमेड गारमेंट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों में है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ सब लोग बेरोजगार डोल रहे हैं। और इस सरकार में किसी युवा को, बहुत लोग हमारे गांव में तकरीबन मेरे हिसाब से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो डिग्री लिए हुए हैं, जिन्होंने BBA, BCom और बहुत सी पढ़ाई कर रखी हैं, और वो घर बैठे हैं। पैसा भी खर्चा करा घर वालों ने और वो बच्चे घर बैठे हैं। तो रोज़गार नहीं है इस सरकार में। रोज़गार नहीं है इस सरकार में। हम यहाँ बात करते हैं भूजल की, बात कर लेते हैं। चाचा जी, आप कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने एक बात बताया था हमें कि यहाँ एक ज़माने में करीब 97-94 की बात है कि मतलब ऐसे ही गड्ढा कर दो, पानी निकलने लगती थी। तो अब क्यों नहीं निकलता? अब तो नीचे पहुँच गया पानी। कितने फीट पे पानी है? अब है कम से कम 300 पे। 300 पे पानी पहुँच गया। ऐसा क्यों हो गया? मतलब क्या कारण है कि मतलब ऐसा दिख रहा है? ये नवेड़ा लग गो, नवेड़ा ने नीचे बोर करवा दिए, वो टंकी चल रही है, खींच रही है पानी है। तो बड़े बड़े बोरवेल्स होने के कारण, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुल जाने के कारण जो पानियों का जो आपका उसका ये है, आप कहीं ना कहीं उसका जो वाटर लेवल है उसको प्रभावित किया गया है। और बगल से ही हिंडन नदी यहाँ से क्रॉस करती है, बगल से ही हिंडन नदी गुजरती है। तो उस नदी का जो हालत देखेंगे, अब वो नदी ना कहा जाए तो ही बेहतर होगा, वो एक नाला का स्वरूप ले लिया है। तो आपने कभी प्रयास किया कि जो नदी में जो नाला जैसा बन गया स्थिति है उसको सही किया जाए? आपने कभी अपने विधायक और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सांसद हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया आप लोगों ने? खूब कहिए भैया, ना खूब गए, नहीं सुने। क्यों नहीं सुनते हैं? ऐसा यहाँ के निवासियों को कोई सुविधा नहीं है। अथॉरिटी ने लोगों की ज़मीन ले ली, आधा मुआवजा दिया, आधा मुआवजा अभी बाकी है अथॉरिटी पे। प्लॉटों की रिश्वत मांगते हैं, प्लॉट अलॉटमेंट के जो 5% दिए थे। यहाँ जो किसान हैं आज भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, नाली की सुविधा दें। और ये नदी की साफ सफाई की तो बाद की बात है, पहले गांव को पीने का पानी भी नहीं है हमारे बहलोलपुर गांव में और आसपास के क्षेत्र में। नोएडा में अगर पुश्तैनी गांवों की बात करी जाए तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, सब मोल की पानी लेके पीते हैं। हाँ, ये समस्या तो है कि यहाँ पानी भी लोग खरीद के पीते हैं। मैं भी जहाँ रहता हूँ पानी खरीद कर ही पीता हूँ, तो पानी भी खरीदना पड़ रहा है, गाँव में भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो
तो कहीं ना कहीं ये जो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, इसका ही कहीं ना कहीं नतीजा है कि लोगों को आज पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आम कानून व्यवस्था कितनी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कानून व्यवस्था देखा जाए, इस अभी आपसे जब बात हो रही थी बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, लोग तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, लोग किसी को भी ठोक दे रहे हैं, मतलब शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। तो इन चीज़ों पर क्या कोई शिकंजा कसने का प्रयास नहीं किया जाता सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई शिकंजा कसने का प्रयास नहीं है। तो जैसे कानून व्यवस्था की बात, आपने एक बात कही, कानून व्यवस्था अभी आप देख रहे हैं कि गाँवों के किसान घर पे जो सो रहे हैं वो भी जेल में भेज दिए गए, जेल में डाल दिए गए, और उनको 15 दिन बाद जेल से छोड़ा गया। घर सोते हुए किसान की क्या गलती थी? जो अपने घर में सो रहा है किसान, जो अपने घर में मजदूर सो रहा है, उसको पुलिस जबरन उठाकर ले गई और जेल में डाल दिया गया। तो बताइए कानून व्यवस्था कहाँ है? ऐसी कानून व्यवस्था तो कभी नहीं सुनी, ना कभी देखी। तो कानून व्यवस्था तो कतई जर्जर है। यहाँ कानून व्यवस्था कतई जर्जर है। कुछ इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ की समस्याओं को हम सुन रहे थे, हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि इस बहलोलपुर गांव में आखिर किन मुद्दों पर सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के जनता में एक आक्रोश है वर्तमान की सरकार के प्रति, और कहीं न कहीं एक पश्चाताप भी है कि हमने जिसे चुना था, जिस उम्मीद के साथ चुना था, और आज हम क्या पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ कार्यों के साथ, कुछ कार्यों पर इनकी सहमति भी है कि नहीं, कई जगह कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो सराहनीय हैं। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।